गुड मॉर्निंग क्लास 12। आज अर्थशास्त्र में हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पेज नंबर 21 पे अर्थव्यवस्था क्या है एवं उसके कितने प्रकार होते हैं ये टॉपिक पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था क्या है, आप ये लास्ट ईयर भी पढ़ चुके हैं, तो अर्थशास्त्र विषय में अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था में वे समस्त क्षेत्र जहाँ पर आर्थिक घटनाएं हो रही है, आर्थिक क्रियाएं हो रही है, आर्थिक आदान प्रदान हो रहा है या किसी प्रकार से जो अर्थशास्त्र के किसी भी आर्थिक विभाग पर प्रभाव डालते हैं, वो सभी क्षेत्रों का अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अर्थव्यवस्था एक व्यापक शब्द है जो किसी राष्ट्र के अर्थ प्रबंधन, अर्थ मतलब धन प्रबंधन से संबंध रखती है। उससे संबंधित विभिन्न पहलुओं का चर्चा करना, विश्लेषण करना अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था किसी भी देश के आर्थिक विकास से जुड़ी हुई होती है। इसमें किसी देश की आर्थिक समस्याओं, आर्थिक कारणों, उस समस्याओं के पीछे के कारणों, उन कारणों के समाधान, उनका निराकरण कैसे किया जाए, समस्याओं का सभी का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र में सरकार द्वारा लिए जाने वाले विभिन्न सरकारी निर्णयों, आर्थिक प्रयासों, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आदि सभी मदों का, साथ के साथ उत्पत्ति के संसाधनों, उपभोग के विभिन्न क्षेत्रों सभी का अध्ययन किया जाता है। अर्थव्यवस्था किसी देश या राष्ट्र में रहने वाले जो मनुष्य हैं, जो नागरिक हैं, जो जनता है, उसकी अर्थतंत्र से जुड़ी हुई विभिन्न घटनाओं का भी अध्ययन करता है। उन लोगों के जीवन स्तर को कैसे उठाया जाए, जीवन स्तर क्या है, क्या जीवन महत्वाकांक्षा है, जीवन प्रत्याशा है, आदि विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम विभिन्न पहलू जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए होते हैं उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत कुछ अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं किसी देश के आर्थिक, भौतिक, मानवीय समस्त संसाधनों की उपलब्धता, उनका उपयोग देश के आर्थिक विकास के लिए कैसे किया जाए, आर्थिक विकास की पूरी व्यू रचना मतलब पूरे देश के आर्थिक विकास की योजना, उसको योजनाबद्ध तरीके से कैसे लागू किया जाए, उस सब को अर्थव्यवस्था के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये सब किस लिए किया जाए कि देश की आर्थिक उन्नति, आर्थिक सुदृढ़ता कितनी मजबूत हो, इस सब बात पर पहलुओं पर अर्थव्यवस्था में अध्ययन किया जाता है। इस हिसाब से एक छोटे से छोटा मजदूर, एक कृषक से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े उद्योग, सभी को अर्थव्यवस्था का अंग माना जाता है। सरकार भी जहाँ एक और राष्ट्रीय उत्पादन, राष्ट्रीय विकास, आर्थिक विकास में सहयोगी है, वहीं एक कृषक भी सहयोगी। तो बड़ी से बड़ी इकाई और छोटी से छोटी इकाई सभी को इसमें शामिल किया जाता है। सरल शब्दों में यदि हम कहना चाहें तो किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित समस्त क्रियाओं को, जो क्रियाएं आप अर्थव्यवस्था के अंतर्गत करते हैं, देश के अंतर्गत करते हैं, आर्थिक विकास के लिए करते हैं, वो सब अर्थव्यवस्था का हिस्सा मानी जाएगी। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत देश के उपलब्ध संसाधन, भौतिक, मानवीय और प्राकृतिक संसाधन जितने, उनका कैसे देश के सर्वोत्तम विकास में उपयोग करें, आर्थिक विकास, आर्थिक उन्नति में उपयोग करें, उन संसाधनों का न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठतम उत्पादन करने के लिए उपयोग करें, दीर्घकालीन राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि के लिए उपयोग करें, उन सब बातों का अध्ययन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत किया जाता है। अलग अलग आधार पर अर्थव्यवस्था के अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। दो आधार पर यहाँ पर प्रकार आपको दिए हुए हैं, एक नियंत्रण के आधार पर और एक दिया हुआ है आपको विकास के स्तर के आधार पर। जैसे नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की बताई गई हैं? 3। आप अध्ययन पहले भी कर चुके हो ये चीज़ सामाजिक अध्ययन में। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अवस्था। इसमें पहले क्रम पे आती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का प्रारंभिक जहाँ पर उत्थान हुआ था, जहाँ प्रारंभिक अवस्था थी अर्थव्यवस्था की, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजी अर्थवादी व्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी में जो कुछ पूंजीपति, उद्योगपति या निजी व्यक्तियों के हाथ में सत्ता प्रणाली जो आर्थिक तौर पर देश के संचालन पद्धति से ही कह रहे हैं, जो आर्थिक पद्धतियाँ हैं वो नियंत्रण किसके हाथ में है? निजी व्यक्तियों के हाथ में। अर्थात मांग और पूर्ति की जो महत्वपूर्ण बाजारी शक्तियाँ हैं, वे बाजार की शक्तियाँ किसके नियंत्रण में है? निजी व्यक्तियों के हाथ में। वे अपने स्वयं के अधिकतम लाभ के लिए, उनका मूल उद्देश्य पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है? स्वहित, अधिकतम स्वहित के लिए
अपने अधिकतम लाभ के लिए कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, मांग और पूर्ति को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था है अर्थात सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अपने कुछ गुण और दोष दोनों हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जहाँ उत्पादन का पैमाना बड़ा होता है, उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है, आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलता है, वहीं पर उपभोक्ताओं का शोषण होता है, जो आपके वर्ग विभेद है वो यहाँ पर बढ़ावा मिलता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। क्योंकि सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता तो जो साहसी होते हैं वो अपने अधिकतम लाभ को कमाने के लिए जनता के शोषण को बढ़ावा देते हैं। तो यहाँ पर निजी क्षेत्र को बढ़ावा तो मिलता है, लेकिन आर्थिक विकास की प्रगति के साथ साथ वर्ग विभेद को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लगता है। जैसे लाभ इसके देखें तो एक व्यवसाय अपने हितों को प्रोत्साहन देता है, आर्थिक वृद्धि की दर बढ़ जाती है, देश का राष्ट्रीय प्रगति को वृद्धि तो मिलती है, आर्थिक विकास को प्रगति तो मिलती है, लेकिन शोषण की प्रवृत्ति यहाँ पर बढ़ जाती है। इसका सबसे बड़ा दोष यही है। दूसरी होती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसमें सरकार का नियंत्रण, सरकार का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। भौतिक संसाधनों को सार्वजनिक शक्ति के रूप में सरकार नियंत्रित करने लगती है और मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करने का उसका लक्ष्य रहता है। वह अधिकतम सामाजिक कल्याण के लिए, जहाँ पर आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वहित, निजी अधिकतम लाभ के लिए कार्य किया जाता था, समाजवादी अर्थव्यवस्था में अधिकतम सामाजिक कल्याण का लक्ष्य लेकर कार्य किया जाता है। तो बाजार की शक्तियां जो है अर्थात मांग और पूर्ति को स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाता, सरकार का उसमें हस्तक्षेप रहता है, मूल्य निर्धारण में, मांग को नियंत्रित करने में, पूर्ति को नियंत्रित करने में। इस प्रकार से सरकार जो है हस्तक्षेप के माध्यम से सामान्य जनता के हितों की रक्षा करती है, शोषण की प्रवृत्ति को रोक लगाती है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने का प्रयास करती है। इसके भी अपने लाभ और दोष हैं, जैसे केंद्रीय सत्ता के हाथ में पूरा नियंत्रण होने के कारण निजी लाभों पर रोक लगती है, सामाजिक कल्याण को बढ़ावा मिलता है। इसकी हानि सबसे बड़ी जो है वह है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पर यहाँ प्रतिकूल असर पड़ता है, अधिकतम कार्य करने की प्रेरणा को यहाँ पर बल नहीं मिलता है, आर्थिक विकास की गति यहाँ पर भी तीव्र होती है सरकारी हस्तक्षेप के कारण, लेकिन फिर भी जो एक स्वप्रेरणा से, लगन से, ईमानदारी से कार्य किया जाता था उस पर अभी रोक लगता है, लेकिन एकाधिकारी प्रवृत्ति पर ये जरूर रोक लगाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था तीसरी अर्थव्यवस्था, चूंकि निजी अर्थव्यवस्था था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के अपने अपने दोष हैं, तो एक बीच का रास्ता निकाला गया जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और सामाजिक अर्थव्यवस्था दोनों के गुणों को शामिल किया गया और मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया, अर्थात जहां पर निजी व्यक्तियों और सरकार दोनों के माध्यम से आर्थिक विकास को गति प्रदान की जाए वो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थात सरकार जो है वह जनता के हित को ध्यान रखे और निजी व्यक्ति जो है वह देश के कल्याण की भावना को भी ध्यान में रखे, जहां व्यवसायियों को, उद्योगपतियों को भी नुकसान न हो और सामान्य जनता का भी किसी भी प्रकार से कोई नुकसान न हो। उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर आर्थिक विकास के लिए प्रयासों को, संसाधनों को उपयोग लेते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था भी कौन सी है आपको ध्यान रखना है, मिश्र अर्थव्यवस्था। वर्तमान में ज्यादातर देशों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का त्याग करके मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही अपना लिया है, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर कार्य करते हैं, दोनों को लाभ होता है, दोनों के संसाधनों का उपयोग होता है, जिससे संसाधनों की कमी नहीं आ पाती है और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है आपका विकास के आधार पर। विकास के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं को तीन स्तर पर बांटा गया, अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित या उन्नत अवस्था। उन्नत अर्थव्यवस्था तो पहली अर्थव्यवस्था आपकी अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था। अविकसित या पिछड़ी अर्थव्यवस्था जहां पर आर्थिक विकास का प्रत्येक क्षेत्र पिछड़ी अवस्था में अविकसित है, जैसे आपकी प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अपने न्यूनतम स्तर पर हो, रोजगार के अवसर न हो, अब रोजगार के अवसर क्यों न हो कि देश में उद्योग धंधों का विकास न हो, ज़्यादातर जो आपकी जनसंख्या है वो अपनी आय कमाने के लिए प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि पर ही निर्भर हो, या फिर देश में लोगों को रोजगार की दर बहुत न्यूनतम हो, गरीबी बहुत ज़्यादा हो, शिक्षा का स्तर बहुत न्यूनतम हो, व्यक्ति अशिक्षित ज़्यादा हो, साक्षर कम हो, साथ ही जीवन यापन की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न हो लोगों को, वह देश पिछड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कहलाता है। अगले आते हैं आपका अल्प विकसित देश, विकासशील देश, जिन्होंने अभी विकास की परिधि
अल्प विकसित से ऊपर की अवस्था है ये, अविकसित से ऊपर की अवस्था है जिन्होंने विकास की और अपने पग बढ़ा लिए हैं, लेकिन फिर भी विकसित देशों की तुलना में जिनमें प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अभी भी बहुत कम, जीडीपी सकल राष्ट्रीय उत्पाद बहुत कम हो पाता हो, उद्योग धंधे अभी भी रोजगार के क्षेत्र में अपना पूर्ण सहयोग नहीं दे रहे हो, रोजगार का पर्याप्त निर्माण नहीं कर पा रहे हो, देश पूर्णतया हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर न हो, लोग अभी भी अपनी आय कमाने के लिए खेती पर, कृषि पर, प्राथमिक क्षेत्र पर ज़्यादा निर्भर हो, लोगों की जो आय कमाने की क्षमता है या उपभोग करने की क्षमता है, दोनों में समानता नहीं हो पाया था, आय कमाने के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाए, लोगों की शिक्षा का स्तर अभी भी उन्नत नहीं हुआ हो, पूर्ण शिक्षित नहीं हो पा रहे हों, देश में औद्योगिक पिछड़ापन हो, कच्चे माल का निर्यात करते हो और तैयार माल का हम आयात करते हो, अर्थात आत्मनिर्भरता नहीं हो, बैंकिंग की सुविधाओं का, शैक्षणिक संस्थाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंची हो, जिस देश में जनाधिक्य हो, जो श्रम है वो अभी भी अकुशल हो, पूर्ण कुशल नहीं हो, उसकी कौशल क्षमता अभी भी औद्योगिक दृष्टिकोण से पूर्ण नहीं हो, ऐसे देशों को विकासशील देश कहा जाता है। तीसरी अवस्था आती है उन्नत या विकसित राष्ट्र। ये अर्थव्यवस्था वाले वे देश होते हैं जहाँ पर प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय अधिकतम, उन्नत, जहाँ पर लोगों की जीवन प्रत्याशा हो अधिकतम हो, जहाँ पर लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं बड़ी आराम से मिलती हो, रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलते हो, आय की दर सबको पर्याप्त मिलती हो, आय कमाने के पर्याप्त अवसर मिलते हो, जहाँ ज़्यादातर जनता रोजगार के लिए उद्योगों पर निर्भर हो, कृषि पर कम निर्भरता हो लोगों की, जहाँ पर लोगों को जन्म दर जो है वो भी कम हो और मृत्यु दर पर भी पूर्ण नियंत्रण हो, जहाँ पर शिक्षा का स्तर उन्नत हो, उच्च हो, जहाँ पर सांस्कृतिक, भौतिक सभी सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, बैंकिंग सुविधाएं जहाँ पर उन्नत अवस्था में हो, जहाँ पर पूंजी निर्माण तीव्र गति से हो, पक्के माल का हम क्या करते हो, निर्यात करते हो और कच्चे माल का आयात करते हो, जहाँ उन्नत टेक्नोलॉजी का उपयोग होता हो, जहाँ आय और संपत्ति के वितरण में समानता, आर्थिक रूप से समानता हो लोगों में, जहाँ पर गरीबी का स्तर ना के बराबर हो जाए, वो देश विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। इन तीनों अर्थव्यवस्थाओं में आपको अंतर दिया हुआ है, आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से आप इस चीज़ को समझ सकेंगे। नियंत्रित, स्वतंत्र एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर। आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण। नियंत्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर नियंत्रण किसका रहता है? सरकार का। लेकिन स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जैसी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में नियंत्रण बाजार की शक्तियों अर्थात मांग और पूर्ति के हाथ में रहता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार की शक्तियां और सरकार दोनों मिलकर कार्य करते हैं। सरकार के नियंत्रण में बाजार की शक्तियां काम करती हैं। अब आर्थिक नियंत्रण, जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था है तो नेचुरल सी बात है सरकार के हाथ में है, तो केंद्र जो है वो आर्थिक निर्णय लेती है, सरकार जो है वो आर्थिक निर्णय सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को पूर्ति के लिए लेती है। जबकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में व्यक्ति का उद्देश्य क्या है, निजी शक्तियों का उद्देश्य क्या है? अधिकतम लाभ कमाना, स्वलाभ कमाना, तो अधिकतम लाभ का दृष्टिकोण होता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण और अधिकतम लाभ दोनों उद्देश्यों की पूर्ति पर ध्यान दिया जाता है, दोनों में बैलेंस या संतुलन बनाया जाता है। उपभोक्ता की स्थिति, नियंत्रित अवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि नियंत्रण किसके हाथ में? सरकार के हाथ में। जबकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता काम करती है। क्यों? क्योंकि मांग और पूर्ति दोनों जो दशाएं हैं, दोनों जो शक्तियां हैं, दोनों सक्रिय होती हैं बाजार में। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता भी बनी रहती है और सरकार का नियंत्रण भी, हस्तक्षेप भी रहता है। संसाधनों पर नियंत्रण नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सरकार का रहता है, भौतिक, प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर, जबकि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में लोगों के हाथ में, निजी व्यक्तियों के हाथों में रहता है। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार और निजी व्यक्ति, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के हाथ में रहता है। आर्थिक क्रियाओं का प्रभाव, नियंत्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा रहता है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र का ज़्यादा रहता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों का, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का प्रभुत्व बना रहता है। आर्थिक क्रियाओं पर दोनों मिलकर उसे पूर्ण करते हैं। आज के हमारे इतने क्वेश्चन हैं, आगे के हम कल तैयार करेंगे। इन्हें आप कॉपी में भी नोट करें और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिए। थैंक यू।